न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। खनिज की खान झारखंड को अपने ही खोल को खरोच कर खिल कर निखरने के लिए जरूरी है एक संघर्ष की, नए सिरे से एक और शुरुआत की, जहां नए उद्योग के लिए अनुकूल अवसर हो, जो उद्योगपतियों के लिए आकर्षक हो, सरकार की ओर से सुविधाजनक हो और लोगों के सरोकार को, उनके सपनों को साकार करने का अवसर बनकर आए। हेमंत सोरेन इस प्रयास में विश्व आर्थिक मंच पर अपनी टीम के साथ झारखंड की खूबियों को प्रचारित कर लौट आए हैं। क्या लाए हैं, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं, लेकिन जो ला रहे हैं उसके लिए जरूरी है कुछ समस्याओं का समय से समाधान सुनिश्चित किया जाना, और उनमें से कुछ है जमीन अधिग्रहण, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर। ये हम नहीं, ये झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ही कह रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात कि सरकार उद्योग का साथ देने के लिए है कितना तैयार, या कितनी तैयारी करनी अभी और जरूरी है। पहले सुनिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा को और फिर मुद्दे पर बात करेंगे। सब जानते हैं कि हमारा राज्य कहीं ना कहीं गति हमारी राज्य की उतनी ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन जो बिंदु जिसके चलते हम लोग अटक रहे हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन की बात हो, चाहे गवर्नेंस की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इन सभी विषयों पे सरकार को सोचना पड़ेगा और सोच रही है सरकार। क्योंकि अगर हम बाहर से पूंजी निवेश की बात करते हैं तो हमें उस तरह की संरचना उन लोगों को देनी पड़ेगी ताकि वो जब यहां आए भयमुक्त वातावरण में वो अपना व्यवसाय। झारखंड 25 साल का हो गया है और इस 25 साल में जो उद्योग पहले से स्थापित थे वही बरकरार रहे हैं। आगे हमने प्रयास काफी किया है, अलग अलग सरकारों ने झारखंड के लिए प्रयास किया अलग अलग समय काल पर वो प्रयास क्या प्रतिफल दे रहा है ये अभी भी चर्चा का विषय है। एक बार फिर से हेमंत सोरेन प्रयासरत नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रयासों का प्रतिफल आए सामने, इसके लिए क्या जरूरी है किया जाना झारखंड में सरकार के स्तर पर, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील सिंह जी हैं, आजसू की ओर से परवाज जी हैं, और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक रामाधीन और शशांक भारद्वाज, ये दोनों जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, सबका स्वागत है। पहले तो अभिषेक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या उम्मीद है, हम विश्व आर्थिक मंच पर अपनी बात रख कर आए हैं और अब कई निवेशक आकर्षित हैं, झारखंड में आने को लेकर उत्सुक भी हैं, उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें क्या प्रयास और किया जाना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या सलाह होगी? देखिए, पहले तो सबसे पहले झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मैं सरकार को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने पहली बार हमारे झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष महासचिव को साथ दिया है। ये एक बहुत अनूठा, बहुत अच्छा पहल, बिकॉज द काइंड ऑफ बिजनेस पर्सन कैन डू विद द बिजनेस बॉडी, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है, टू डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो सरकार अगर पॉजिटिव है राज्य में विकास के लिए, एटलीस्ट ये एक संदेश आता है व्यापारियों के बीच में, वालों के बीच में, द वे लाइक दे हैव टेकन आउट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हमारे प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैं उनको अपने साथ में दावत। लेकिन जो किसी से छुपा नहीं है जी, झारखंड में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। शायद अगर कहें तो पूरे भारत का सबसे ज्यादा रिसोर्स से धनी अगर कोई राज्य है तो वो झारखंड है जी। लेकिन अगर हम आज भी बात करें, 25 साल हो गए झारखंड को बिहार से अलग हुए, लेकिन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम भारत के पर कैपिटा इनकम से भी आधे। अगर पूरे राज्यों की बात करें तो कहीं 28वें 29वें नंबर पे हम लोग आते हैं पर कैपिटा इनकम। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो है एक्सक्लूशन का जी। रिसोर्सेज तो हैं आपके, पॉलिसीज भी बनते रहती है बीच बीच में, लेकिन वो धरातल पे कैसे है, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो एक्सक्लूशन का है। चलिए, आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन का देख रहे हैं, हम फिर आएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी हम और लोगों की भी बात सुन लेते हैं। अभिषेक जी, हम शशांक जी से भी जान लेते हैं। शशांक जी,
कोई उद्योगपति अगर किसी जगह जाने की कोशिश करता है तो वो वहां पहले से स्थापित उद्योगपतियों से सलाह मशवरा करता है। सरकारी व्यवस्था पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो पहले से काम कर रहे हैं वो अगर खुश हैं तो दूसरे आने में भी कोई परेशानी नहीं महसूस करेंगे। तो वो खुशी का माहौल, वो खुशनुमा एहसास क्या मौजूदा उद्योगपतियों को कराया जा रहा है ताकि बाहर से लोग आएं और वो माहौल देखें, एक अच्छे माहौल को देखकर वो भी उत्साहित हों उद्योग लगाने के लिए। शशांक जी, क्या लगता है आपको? अभी इस दिशा में बहुत प्रयास करने होंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि उद्योगपति अपने आप को बहुत प्रसन्न मानते हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग हटके नहीं हैं। सरकार का अधिक दोष मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक जो परंपरा बनी हुई है या एक जो प्रणाली बनी हुई है उसमें जितनी सुविधाएं व्यापारियों को मिलनी चाहिए, जितना महत्व तो मिलना चाहिए, वो नहीं दिखता है। इसलिए हम लेकिन आशावान हैं, हम चाहते हैं कि सरकार अच्छा करे जी। लेकिन उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स योजनाएं बनानी होगी, प्रणाली बनानी होगी, व्यवस्था बनानी होगी, क्योंकि पूरा भारत ही आकर्षित करने में लगा हुआ निवेशकों को। तो जब झारखंड में कोई अच्छी सुविधा मिलेगी, उनको लगेगा कि बाकी स्थानों से यहाँ पे अच्छा है, तभी तो यहाँ उद्योगपति आएंगे। अभी उद्योगपतियों को यहाँ लाना हमारी आवश्यकता है, उनको झारखंड की आवश्यकता नहीं है जी। तो वो तब होगा जब हम इस दिशा में ठोस प्रयास करेंगे, नीतियां बनाएंगे, अध्ययन करेंगे कि क्या कारण है कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में अधिक निवेश होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। यहाँ तक कि उड़ीसा में हमसे अधिक निवेश होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा कि सॉफ्टवेयर के बड़े बड़े केंद्र भुवनेश्वर में, लेकिन रांची में नहीं है, जबकि रांची की जलवायु ज्यादा अच्छी है जी। तो ये सब दिशा में बहुत गंभीरता से सोचना होगा। अगर सरकार सच में गंभीर है कि उद्योग यहाँ आए, निवेश आए, तो उसको बहुत गहराई के साथ कार्य करना होगा। हमारी एक मांग थी कि आप लाइसेंस विहीन नीति का शुभारंभ करें, उस पर एक आरंभिक बात आ गई, लेकिन आगे उस पर कोई विकास दिख नहीं रहा। क्या हुआ, कैसे होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइसेंस एक बड़ी बाधा है किसी भी उद्योग को लगाने के लिए। तो अगर झारखंड में हम कुछ उद्योगों को छोड़ के बाकी उद्योगों को लाइसेंस विहीन कर दें कि आप लगाओ और उसके बाद जो अर्हताएं हैं या आवश्यकताएं उनको पूरी करो, क्योंकि कोई भी उद्योग में पूंजी बड़ी लगती है और लाइसेंस के नाम पे एक वर्ष का अगर किसी कारणवश से विलंब हो जाए तो उसका जो वित्तीय लागत होती है वो बहुत अधिक होती है। तो ये सब करके हमको कुछ एकदम अलग हटके सोचना होगा और पूरा निर्देश देना होगा सरकार को कि वो व्यापार उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। बिल्कुल, यही सोच है। हमने बातचीत की थी कई उद्योगपतियों से और उसी आधार पर हमने शुरुआत में ही कहा कि अपने खोल को खरोच कर खिल के निखरने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है, एक नए शुरुआत की आवश्यकता है। सुनील जी, सरकार को दिखाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला है। बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, उद्योगपतियों का भरोसा जीतने के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है। वित्त मंत्री भी कांग्रेस पार्टी से ही हैं, तो हम ये उम्मीद करें कि इस बजट सत्र से एक व्यापक संदेश न सिर्फ झारखंड के उद्योग जगत को मिलेगा बल्कि वैश्विक उद्योगपतियों को भी सरकार का संदेश पहुंचेगा। दीपक जी, निश्चित तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री और महागठबंधन की जो सरकार है झारखंड में चल रही है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए बिल्कुल कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है और दृढ़ संकल्पित है कि यहाँ की 4 करोड़ जनता को साथ में लेकर इस राज्य के विकास के लिए। तो आपने सभी लोगों ने देखा कि आपका स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में जो हर वर्ष इसी माह में वहाँ पर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठक होता है, तो बैठक 19 जनवरी से आपका 23 जनवरी तक का बैठक का आयोजन किया गया था, जिस बैठक में पूरी दुनिया से 130 दुनिया को देश ने भाग लिया था, जिसमें 800 सीईओ भाग लिए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी उसमें भाग लिए थे। वहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के संसाधन, जो झारखंड में प्राकृतिक संसाधन 40% इस पूरे देश में सबसे ज्यादा रिसोर्सेस इस राज्य में उपलब्ध है, जल, जंगल, जमीन, पहाड़ और हमारे माइनिंग जो है यहाँ पर, उस माध्यम से आप दावोस की जो बैठक है उसको इस रूप में लेना है कि वहां प्रेजेंट किया गया है, सरकार ने प्रेजेंट किया है कि हमारे राज्य में
झारखंड जो भारत का एक अभिन्न प्रदेश है, उस प्रदेश में टाटा, टेल्को, टिस्को, आपका जिंदल, उषा मार्टिन, आपका मुड़ी एल्युमिनियम कंपनी जैसे आपका भारत सरकार की प्राइवेट सेक्टर मतलब भारत सरकार का CCL, ECL, WCL, NTPC, DVC जैसे HEC, आपका बोकारो स्टील जैसे यहाँ पर लगातार बेहतर परफॉर्मेंस इस राज्य में सभी उद्योग दे रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री का एक कोशिश है कि इस राज्य के नौजवानों को, जो शिक्षित नौजवान हैं, उनको रोजगार दिया जाए और कोशिश किया जाए। तो आप इसी में दीपक जी देखे होंगे कि दुनिया का जाने माने व्यवसायी श्री अजीम जी प्रेम जी का एक बयान आया था कि झारखंड में प्रचुर संसाधन है और इस राज्य में पूरे दुनिया के व्यवसायियों से उन्होंने आग्रह किया था कि इस राज्य में आप निवेश करें, निवेश करके संसाधन का उपयोग करते हुए आप अपने उद्योग को बढ़ाएं। इस और झारखंड को एक मौका मिलेगा कि पूरे देश में और राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान बनाने का। और इस राज्य की पहचान आपको पता है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से जिसको मदर इंडस्ट्रीज कहा जाता है, वो झारखंड की राजधानी रांची में ही स्थापित है, जिसके कारण पूरा देश और दुनिया में झारखंड जानी जाती है। तो ये बिल्कुल कटिबद्ध और प्रतिबद्धता के साथ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, निश्चित तौर पर इस राज्य के लिए मुख्यमंत्री ने गंभीरता के साथ जाकर उन्होंने अपनी बात को दावोस में रखने का काम किया है और इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूरे राष्ट्र के समक्ष 130 राष्ट्र के समक्ष उन्होंने एक उच्च स्तरीय और परिपक्व प्रतिनिधिमंडल के साथ में वहां पर गए और जाके पर्यटन के क्षेत्र में, आपका स्टील के क्षेत्र में, आपका सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बिल्कुल प्रयास होता दिख रहा है, लेकिन ये प्रयास कोई प्रतिफल में परिवर्तित हो, ये जानना जरूरी है। विपक्ष का ये दायित्व है कि सरकार को जगाए रखे, सक्रिय रखे और उसके बयान व्यवहारिक तौर पर, धरातल पर, किसी प्रायोगिक तौर पर पूरा किया जाए, इसको लेकर प्रयास हो रहा है, ये सुनिश्चित करे। परवाज जी, क्या लगता है, सरकार सक्रिय हुई है? धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो आपके टीवी के माध्यम से आज महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया, उनको आसू पार्टी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। देखिए, हम लोग आसू पार्टी, खास करके आसू पार्टी को झारखंड से बहुत मर्म है और हमारे अध्यक्ष लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों ने अपना एक नाम और एक अपना मकाम बनाने के लिए लंबी लड़ाई के बाद राज्य को अलग किया। राज्य के अलग करने के बाद हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का मीडिया में भी बयान है इस दावोस यात्रा को लेकर कि वो आशा में विश्वास रखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और भी अनेक राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पे गए थे, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोग मुख्यमंत्री गए थे। वहाँ एक होता है दावोस में, एक होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होता है कि एक बातचीत का टेबल होता है, बातचीत का टेबल पर वहाँ पे बैठा जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि एक परिकल्पना होता है, परिकल्पना को उसको धरातल पे उतारना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पूर्व में भी आप देखेंगे कि ये सरकार जब शपथ लेके आई थी और अपने ये दूसरे कार्यकाल में, तो पिछला बार भी आप देखिएगा कि सरकार जितने भी देश के महानगर में वहाँ रोड शो भी की थी और व्यवसायियों से मुलाकात की थी, लेकिन उसका क्या फलाफल हुआ आज तक किसी को पता नहीं है। वो कौन सा बॉक्स में चला गया उसका नहीं पता। लेकिन ये दावोस यात्रा पे अभी मीडिया पे चर्चा है, अभी हमारे साथ साथ में पैनल में व्यवसायी भी जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, उनको बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आप देखा जाए कि व्यवसायी के लिए आसू पार्टी ने एक मुखरता के साथ आवाज़ उठाया था। जमशेदपुर के यंग व्यवसायी देवेश गांधी जी कल रिलीज होके आए हैं अपहरणकर्ता से, पुलिस एक कहानी बताई है, लेकिन अभी भी क्या है, लेकिन वो सुरक्षित घर आ गए हैं, ये इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप झारखंड में वो माहौल है क्या, झारखंड में वो सरकार जो महागठबंधन की सरकार चल रही थी, क्या अपने घोषणा पत्र पे वो काम कर रही है क्या वो सरकार, राज्य सरकार झारखंड में माहौल बनाई है, सुरक्षित माहौल बनाए रखिए। क्या वो सरकार जो वादा करके आई थी भूमि अधिग्रहण बिल लेके आएंगे, वो भूमि अधिग्रहण बिल हो गया है क्या? आप देखेंगे एक छोटा सा एग्जांपल, ये सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था रिम्स 2 का लेके, रिम्स 2 का जैसे हुआ, यहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध किया, वो विरोध करने के बाद ये सरकार वो ठंडा बस्ता पे चला गया।
ना उस पे कोई भी चर्चा हो रही है, ना कुछ हो रहा है। आज देखिए रिम्स में हजारों सैकड़ों मरीज किस तरह से परेशान हैं, और देखेंगे रिम्स में जिसकी जिम्मेवारी है स्वास्थ्य विभाग की, वो मंत्री से उनके खुद के पार्टी परेशान है। तो ये माहौल देखना चाहिए। अगर व्यवसायी अगर कोई आते हैं तो सुरक्षित माहौल होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। एफजेसीसीआई के मेंबर साथी यहाँ पे बैठे हुए, उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये उस तरह का एक माहौल होना चाहिए। इस तरह के झारखंड में माहौल बना है क्या, ये हम लोग तो आशा कर सकते हैं आप भी करीब करीब वही बातें कह रहे हैं जो जी बोले कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी एक मिनट दीपक जी, एक मिनट दीपक जी। अभी सुनील जी बोल रहे थे युवाओं के बारे में सोच है। मैं युवाओं का आंकड़ा आपको देता हूं, 3,90,87 युवा अक्टूबर 2025 तक में बेरोजगार जो रजिस्टर्ड युवा हैं 3 लाख। अब सोचिए लगभग आपका 20,000 से अधिक युवा 2024 से निकल के 2025 में जम करके ये रजिस्टर्ड हुए। अब युवाओं को आप आए थे नौकरी देने के लिए, युवाओं को आए थे बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, और युवाओं का जो बेरोजगारी का जो फौज हो रहा है इस तरह से बढ़ रहा है, तो वो सब चीज को एड्रेस करना पड़ेगा, ये सब चीज देखना पड़ेगा। झारखंड में सुखद माहौल बनाना पड़ेगा। आदित्य मल्होत्रा भी दे रहे हैं एफजेसीसीआई के, ये सरकार करे। जी अध्यक्ष हैं, वो भी यही सलाह सरकार को दे रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो गति होनी चाहिए 25 सालों में राज्य की, वो गति नहीं प्राप्त कर पाए हैं। क्या कहेंगे सुनील जी, क्या राज्य की नीति पर राजनीति हावी हो जा रही है? दीपक जी, निश्चित तौर पर झारखंड में 14.5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में पूरे राज्य को पैरालाइज कर दिया। अभी साथी हमारे बता रहे थे, तो साथी को यह समझना चाहिए कि 14.5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार रही है, इसमें आजसू भी साथ में रहा है। इस राज्य में एक भी अस्पताल नहीं दिए, और भारतीय जनता पार्टी ने एक अस्पताल दिया है देवघर एम्स में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90% केस को एम्स से रांची रिम्स के लिए रेफर कर दिया जाता है, इसलिए कि न वहां पर डॉक्टर हैं, न वहां पर कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, सिर्फ बिल्डिंग है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को गिनती गिनाने के लिए तो वही रिम्स, वही सदर अस्पताल जो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के द्वारा दिया गया, यही हम कहना चाह रहे हैं सुनील जी। एक विषय को लेकर राजनीतिक खींचतान इतनी हो जाती है कि वो मुद्दा ही अटक जाता है, काम आगे नहीं बढ़ पाता है और सिर्फ बयानबाजी भर रह जाती है। बिल्कुल, अभिषेक जी के पास हम चलते हैं। अभिषेक जी, यही छोटा सा सवाल है, आप सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या कहें कि आप लाभान्वित की श्रेणी में है या भुक्तभोगी की श्रेणी में है? राजनीति पर हावी हो जा रही है। पहली चीज, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मेन बातचीत करने के लिए आए, तो हॉस्पिटल का कंडीशन डिस्कस करने के लिए नहीं आए थे जी। हम लोग का जो मेन वार्ता है कि राज्य में हमारी बिजनेस को कैसे ठीक किया जाए, बाहर से लोग कैसे आ सके। हम लोग बार बार मुद्दे से भटक जा रहे हैं, जो हमारे दूसरे वक्ता है। सो इसी को राजनीति कहते हैं। टॉपिक पे अगर मैं आऊँ, तो कम टू द टॉपिक पे अगर हम लोग आते हैं, तो 2020-22-23 में मैं था महासचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जी। और उसी साल हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, जो हमारी जो सिंगल विंडो सिस्टम है, सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है कि आपके एक विंडो पे ही आपको सारा लाइसेंस मिल जाता है, सब काम हो जाता है। आपको खुद जगह जगह, चाहे वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, आपको जाने की जरूरत नहीं जी। तो आज के दिन में हमारे भारत में लगभग 15 ऐसे राज्य हैं जो नेशनल सिंगल विंडो के साथ इंटीग्रेटेड। हमारे झारखंड को 2022 तक उसमें इंटीग्रेटेड होना था। आज 2026 है, हम लोग वहां पे इंटीग्रेट नहीं हो पाए। बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं होगा, जब आप इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करना चाहे कोई चीज, नीति बनाने में इंटीग्रेट करने में क्या लगता है। लेकिन सरकार आखिरकार इंटीग्रेट क्यों नहीं करना चाहती, आखिरकार वेरियस डिपार्टमेंट इंटीग्रेट क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद में इनकी जवाबदेही हो जाए। और आप देखेंगे कि 15 जो राज्य हैं जो नेशनल सिंगल विंडो के साथ इंटीग्रेटेड हैं, उनके पास में निवेश भर भर के आते हैं। चलिए अभिषेक जी, एक छोटी सी चीज हम चाहेंगे कि आप इसको थोड़ा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए समझाएं। ये जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है, क्या इसमें पार्टी विशेष की भूमिका होती है या जो सरकारी सिस्टम है वो सिस्टम अपने हिसाब से चलता है? सरकारी सिस्टम को
सरकार को, हमारी जो झारखंड में भी सो कॉल्ड सिंगल विंडो सिस्टम है, लेकिन हमारे राज्य सरकार के हिसाब से और इनके अफसरों के हिसाब से चलती है वो, इसको अगर नेशनल के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो आपकी जवाबदेही अपने आप में जो पूरी की पूरी सिंगल विंडो सिस्टम नेशनल की है उसके साथ हो जाएगी। आपको जवाब देना पड़ेगा, मतलब कि ये हाँ, पता चल अगर जाएगा इसने कौन काम कंपनी कर ने- रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, आपके वेबसाइट पे आ जाएगा कि आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने हाँ। 15 दिन लिए तो क्यों लिए, अच्छा। या पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने 2 महीने लिए तो क्यों लिए। आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आपने इतना समय लिया अपने टेबल पे। जो भी 50-60 डिपार्टमेंट है सबके सब अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे जी। तो ये कार्रवाई 2022 में होनी थी, जिस समय मैं झारखंड चैम्बर का महासचिव होता था। मैं जितनी बार भी मिलता हूं किसी भी बड़े पदाधिकारी से झारखंड गवर्नमेंट की, मैं हमेशा उनसे ये बात बोलता हूं पर्सनली, चाहे वो हमारे वित्त मंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी मिले, कि इसको इंटीग्रेट कीजिए। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू इंप्रूव द इन्वेस्टमेंट इन झारखंड। अगर आपका इंटीग्रेटेड होगा तभी लोग यहाँ पे आएंगे निवेश के लिए, नहीं तो सिर्फ बात करने से यहाँ घूमने। मैं ये नहीं बोलता कि मत जाइए, कोशिश कीजिए, लेकिन आपने अगर ग्राउंड रियलिटी ही तैयार नहीं करके रखा है, कोई कैसे आ जाएगा, कहां चला जाएगा। अगर कोई निवेश करने आएगा तो 50 डिपार्टमेंट पे अलग अलग दौड़ता रहेगा क्या। उसको एक इफेक्टिव सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए, जो ऑलरेडी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है। ये इंटीग्रेशन की एक बड़ी बात आ गई है, यानी कि एक समन्वय होना चाहिए केंद्र और राज्य के बीच, ताकि एक रास्ता बने और विदेश से लोग आए तो सीधे दिल्ली उतरे या फिर सीधे झारखंड की राजधानी रांची उतरे। शशांक जी ने इस शुरुआत में ही इस समस्या का विशेष रूप से उल्लेख किया था कि लाइसेंस में जो समय लगता है, और समय ही पैसा है उद्योगपतियों के लिए। बिल्कुल, सिंगल विंडो सिस्टम उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर सिंगल विंडो सिस्टम हो गया तो आपका जरूरत नहीं है लाइसेंस का। बिल्कुल। शशांक जी, एक सलाह अभिषेक जी की ओर से आई है, एक सलाह हम चाहेंगे चलते चलते आप भी अपनी ओर से सरकार को, सिस्टम को क्या देना चाहेंगे। हम लोग तो कह रहे हैं कि आप इन्फॉर्म एंड ऑपरेट एक विंडो ही बना दीजिए, पोर्टल। उसमें आपको ये करना होगा कि किसी को इंडस्ट्री लगानी है वो सारी सूचनाएं वहां डालेगा कि मैं यहाँ इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ, और अपना काम करेगा। उसको कुछ अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगेगा कि ये कुछ उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके पास 100 उपाय उसको दंडित करने के, और कोई बड़ा लाखों करोड़ या हजारों करोड़ या सैकड़ों करोड़ का लगाएगा तो कभी नहीं चाहेगा कि उसका उद्योग बंद हो। एक तो ये कार्य किया जा सकता है, और जहां तक मुझको सूचना है इस पे केंद्र स्तर पे कार्य हो रहा है। दूसरी बात ये कि हम कह रहे हैं कि आप कंपल्सन से कंप्लेन मोड में चले जाइए। जैसे जितने लेबर लॉ हैं या 10 तरह के ऐसे कानून हैं जिनको अनिवार्य रूप से आपको पालन करना है, और उनकी अभी प्रासंगिकता या उपयोगिता नहीं रह गई है। तो आप ये कह दो कि कोई व्यक्ति अगर कंप्लेन करे, जैसे मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं बोलूँ यहाँ ये मानक का पालन नहीं हो रहा, तब वहाँ कोई जाके जांच करे। नहीं तो कोई भी तरह की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति आज के दिन अपना उद्योग अच्छे से चलाना चाहता, अच्छे से लोगों को रखना चाहता। वो सब प्रवृत्ति आप नहीं रही कि आप अत्यधिक शोषण कर रहे हैं या व्यवस्थाएं अच्छी नहीं रख रहे हैं। तो ये सब इन दो बिंदुओं पे कार्य अगर होगा, इन्फॉर्म एंड ऑपरेट करिए और कंपल्सन को आप कंप्लेन में कन्वर्ट कर दीजिए। एक शंका मेरे मन में है, एक शंका मेरे मन में है, राजनीतिक दलों की विचारधारा यहाँ आड़े नहीं आ सकती है। एक समाजवादी विचारधारा होती है, एक समाजवादी होती है, और एक सामंती विचारधारा होती है। तो वो पार्टियों की विचारधारा क्लैश होती है, उससे सिस्टम प्रभावित हो सकता है। नहीं, देखिए, मैं समाजवाद या कोई भी वाद है, सबका उद्देश्य है कि सबका जीवन अच्छा हो, और जीवन अच्छा तभी होगा जब उद्योग धंधे आएंगे। आज चीन एक अच्छा उन्नत राष्ट्र बना है तो इसीलिए बना कि वहाँ उद्योग धंधों को हर तरह की सुविधाएं दी गई। तो हमको इस दिशा में सोचना होगा। समाजवाद या धन बांट के ही लोगों को संपन्न या सुविधा प्रदान की जा सकती थी, फिर तो बहुत सरल था। ऐसा होता नहीं है। चलिए, उसके लिए समय अभाव है, जल्दी जल्दी अभिषेक जी और शशांक जी, आप दोनों से हम ये जान लेते रहते हैं। पहले शशांक जी, आप ही बता दीजिए, इस बजट सत्र से क्या उम्मीद रखी जाए। हमारा ये मानना है कि झारखंड राज्य की अपनी विशेषताएं हैं। तो इस क्षेत्र के जो विशेषताएं हैं, जैसे पर्यटन है या वन की उपज है या कृषि आधारित या वन आधारित उद्योग है, या यहाँ जो खनिज है उनके आधारित उद्योग है, उनको हमको विशेष सहायता देनी होगी। लेकिन देखिए, बजट जो है ना, बजट में अब आवंटन राशि का हो सकता है, लेकिन अगर आपको परिणाम सामने लाना है
तो आपको उसके लिए विशेष योजनाएं बनानी होगी। चलिए, एक नई शुरुआत जरूरी है। अभिषेक जी, आप क्या उम्मीद करते हैं बजट सत्र से जल्दी से? एक वाक्य में जी शशांक जी, जी बोलिए, शशांक जी बोल लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को स्वयं निरीक्षण या जिसको ऑडिट कहते हैं वो करना चाहिए कि हमारे सारे प्रयासों के बाद भी कोई निवेश क्यों नहीं आया। चलिए, ऑडिट जरूरी है ताकि हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड सुधार सके पिछले रिकॉर्ड को देखकर। शशांक जी की बात ये है। अभिषेक जी, आप क्या कह रहे हैं? पिछले साल जो बजट में पूर्वोदय योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई थी, स्पेशली फोकस ऑन द ईस्टर्न स्टेट, तो उसको जो योजना स्टार्ट हुई थी उसको और ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तक पूर्व ईस्टर्न इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक भारत को जो एक बनाया गया कि 2047 तक हमें समृद्ध राज्य बनना है, समृद्ध स्टेट बनना है, समृद्ध देश बनना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल, तो जो हम लोग पिछड़े हुए जो एरिया है, खासकर हमारा इस पर जोर दे चुके हैं। चलिए, समय अभाव है, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे क्योंकि मुद्दा गंभीर है और बजट सत्र में नीति के साथ नियति भी दिखेगी सरकार की। बजटीय आवंटन को लेकर जो समस्याएं हैं उनका किस हिसाब से सरकार समाधान तलाश रही है, ये भी एक संदेश देखने को मिलेगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक रामाधीन जी, शशांक भारद्वाज जी, सुनील सिंह जी और परवाज जी। मुद्दा फिलहाल तो यही है कि झारखंड को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जो प्रयास कर रही है वो प्रयास धरातल पर कितना प्रतिफल लेकर आ रही है, इस पर हमने बातचीत की। आगे भी नजर बनी रहेगी। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।